स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस VNS में। बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है और करंट का भी विषय है, और वो विषय का नाम है नई शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी हमारे जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और नई शिक्षा प्रणाली को भारत में लागू कर दिया गया है। इसके लिए मानक बनाए गए हैं, तौर तरीके बनाए गए हैं तथा शिक्षा को आसान करने की विधि भी इसमें बतलाई गई है कि किस प्रकार से किन किन चरणों में अब शिक्षा का प्रावधान चलाया जाएगा। हमारे यहाँ अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया, उसके बाद फिर वही शिक्षा प्रणाली धीमे धीमे आगे बढ़ती चली गई और आगे आने वाले ढर्रे पर जो हम इससे पहले शिक्षा प्राप्त कर रहे थे वो 10+2+3 के पाठ्यक्रम या स्टेज पर हम शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अब इस शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला दिया गया है और अभी हाल ही में आप चर्चा में या न्यूज़ में भी इसे काफ़ी सुन रहे होंगे। तो बच्चों, इसी विषय पर हम डिस्कस करने के लिए आए हैं और आपको नई शिक्षा नीति के क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, किन किन चीज़ों में बदलाव गया है, क्या क्या नई पॉलिसीज़ लाई गई हैं, इसके बारे में हम आपको वृहद अध्ययन करेंगे और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बच्चों, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, NEP, एक बात ध्यान रखिए, इसको NEP शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, फुल फॉर्म बोले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति के नाम से भी हम इसे जानते हैं। आइए देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में किन किन तथ्यों का समावेशन किया गया है या क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें बन सकती हैं। तो सबसे पहली बात, जो पहला प्रश्न आपके एग्जाम में बन भी सकता है कि कैबिनेट के द्वारा नई शिक्षा नीति को कब मंजूरी प्रदान की गई। तो बच्चों, अभी हाल ही में 29 जुलाई 2020, जिस दिन बुधवार था, उस दिन कैबिनेट के द्वारा नई शिक्षा नीति को क्या दिया गया, मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई? 29 जुलाई 2020 बुधवार को नई शिक्षा नीति को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। जो नई शिक्षा नीति बन रही है या बन रही थी, उस पर कार्य कब से प्रारंभ हुआ? तो नई शिक्षा नीति पर कार्य जो प्रारंभ हुआ वो 2015 से नई शिक्षा नीति पर कार्य प्रारंभ होता है। NEP या नई शिक्षा नीति पर कार्य करने के लिए प्रथम कमेटी का गठन किया गया, उसका नाम क्या था? बच्चों, जब भी कोई चीज या कोई मसौदा तैयार किया जाता है तो उसके लिए समिति का गठन किया जाता है और उस समिति के अध्यक्ष को पूरी कमान सौंपी जाती है। तो नई शिक्षा नीति पर कार्य करने के लिए जो सबसे पहली समिति बनाई गई, उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे TR सुब्रमण्यम। कौन थे? नई समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे TR सुब्रमण्यम, और TRS सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में ही नई शिक्षा नीति के लिए जो कमेटी थी उसका गठन किया गया। और ये TR सुब्रमण्यम कमेटी जो थी, इसने अपनी रिपोर्ट 1 साल के बाद 2016 में सौंप दी। ठीक है, 2016 में नई शिक्षा नीति की जो रिपोर्ट जो उसने तैयार किया ड्राफ्ट, उसे सरकार को सौंप दी गई। बाद में जो 2015 की जो कमेटी बनी TRS सुब्रमण्यम की, बाद में उसके वृहद अध्ययन के लिए, उसके प्रारूप की जांच करने के लिए एक कमेटी और गठित की जाती है जो पूर्ण रूप से नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करती है, और वो है के कस्तूरी रंगन। मैंने फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि इस कमेटी के सुझाव को व्यापक रूप से अध्ययन के लिए, इस कमेटी के जो TRS सुब्रमण्यम कमेटी थी, इस कमेटी के रिपोर्ट को व्यापक रूप से अध्ययन के लिए, नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए जो कमेटी बनाई गई, वो कमेटी कौन सी थी? वो कमेटी थी के कस्तूरी रंगन कमेटी। कौन सी थी? के कस्तूरी रंगन समिति। और ये के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष भी थे। और मैं आपको बता दूं कि के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व प्रमुख भी रहे हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व हेड भी रह चुके हैं के कस्तूरी रंगन, और इन्हीं की निगरानी में जो नई शिक्षा नीति है उसका मसौदा
तैयार किया गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि जो नई शिक्षा नीति के मसौदा है, समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रश्न का उत्तर होगा के कस्तूरी रंगन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो भारत में पहली बार शिक्षा नीति पर अगर प्रस्ताव लाया गया था सबसे पहले कि कोई शिक्षा नीति होनी चाहिए, तो वो प्रस्ताव पहली बार 1968 में इंदिरा गांधी ने की सरकार में लाया गया था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम शिक्षा नीति पर प्रस्ताव कब लाया गया? 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में। इसके बाद लेकिन यह एक प्रस्ताव था जो 1968 में आया था, लेकिन पहली बार भारत में शिक्षा नीति पूर्ण रूप से कब बनाई गई या लागू की गई, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको भी समझते हैं कि भारत में नई शिक्षा नीति सबसे पहले लागू की गई और वो लागू किया गया 1986 में राजीव गांधी की सरकार में। कोठारी आयोग ने शिक्षा नीति के लिए रिकमेंडेशन भी दिया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के एग्जाम में भी पूछता है कि किस आयोग की संस्तुतियों पर जो है नई शिक्षा नीति को 1986 में लागू किया गया था, तो कोठारी आयोग की शिक्षा नीतियों पे। तो भारत में पहली बार, भारत में फर्स्ट टाइम, मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, भारत में पहली बार नई शिक्षा नीति कब लागू किया गया? तो वो 1986 में, और किसकी सरकार में प्रधानमंत्री थे उस समय? पीएम थे राजीव गांधी जी की सरकार में नई शिक्षा नीति लागू की। लेकिन इस 1986 की शिक्षा नीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए और वो महत्वपूर्ण बदलाव 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में किए गए, जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे पास सरकार। तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि जो 1986 में शिक्षा नीति लागू हुई तो उसमें संशोधन कब किया गया? तो वो संशोधन किया गया 1992 में, 1992 में संशोधन किया गया। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1986 की शिक्षा नीति में संशोधन किया गया। बच्चों, इसके बाद उस 1986 की शिक्षा नीति के बाद लगभग 34 साल, 1986 से अगर 2020 तक जोड़ा जाए तो 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को बनाया गया है और देश में लागू किया गया। तो प्रश्न यह भी बन सकता है कि कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति को फिर से लागू किया गया है? तो वह 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को लाई गई है दोबारा। 1986 के बाद नई शिक्षा नीति को कब लाया गया? कितने वर्षों बाद? 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति को लाया गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही प्रभावी और महत्वपूर्ण है। इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या चीजें नई हुई हैं या क्या क्या इसके प्रारूप हैं, एक एक करके समझते हैं। बच्चों, पहली बार जो शिक्षा नीति के तहत जो शिक्षा मंत्रालय है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत पहले आता था। HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था। और मैं आपको बता दूं कि जो HRD मिनिस्ट्री है उसका सबसे पहली बार गठन 26 सितंबर 1985 को किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन 26 सितंबर 1985 ईस्वी को किया गया था। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो HRD मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसका नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको मैंने नोट डाउन भी किया है। देखिए बच्चों, नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, HRD लिखा हूं मैं, मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। HRD या मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और अभी मैंने बताया कि सबसे पहली बार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन 26 सितंबर 1985 ईस्वी को किया गया था। राजीव गांधी की सरकार में 26 सितंबर 1985 ईस्वी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत, पहले शिक्षा मंत्रालय जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आता था, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा मंत्रालय को पूर्णतः सेपरेट कर दिया गया है और वह केवल और केवल शिक्षा मंत्रालय के नाम से अब जाना जाएगा। और वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक हैं।
बच्चों अगला जो नई शिक्षा नीति या जो नई एनईपी आई है, इसके तहत जो जीईआर है, जीईआर का मतलब होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेशियो या सकल नामांकन दर। इसको जो है कितने वर्षों, तो बच्चों अभी हमारे देश में जो जीईआर है वो जो है लगभग 26% है, लेकिन 2035 तक इसे 50% करने का लक्ष्य रखा गया। जीईआर क्या होता है कि जो 18 से 23 वर्ष के उम्र के बच्चे होते हैं जो उच्च शिक्षा में पढ़ते हैं, तो उनके नामांकन का अनुपात ही क्या कहलाता है, जीईआर कहलाता है, अर्थात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहलाता है। 18 से 23 वर्ष के जो विद्यार्थी हैं जो उच्च शिक्षा में पढ़ते हैं, उनके नामांकन दर के अनुपात को जीईआर कहा जाता है। और वर्तमान में जो जीईआर है वह 26% है, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत 2035 तक इसे 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। यह पॉइंट भी मैंने लिया है कि एनईपी के तहत सकल नामांकन दर, इसी को बोलते हैं जीईआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये है जीईआर। ठीक है, सकल नामांकन दर को 2035 तक, प्रश्न पूछ सकता है कि 2035 तक जीईआर को कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 50% इसको करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में कितना है, 26% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनईपी है, नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत शिक्षा पर जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जीडीपी जो है हमारा, अभी जो पहले शिक्षा नीति थी उस पर 4.43% ही खर्च किया जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स या जीडीपी पर शिक्षा का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। कितने प्रतिशत, 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। जो एनईपी अर्थात नई शिक्षा नीति है, इसके तहत अब कक्षा 5 तक के छात्रों को, बच्चों ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है और ये पूछे भी जाएंगे। तो इसमें ये पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति के तहत अब कक्षा 5 तक के छात्रों को, जो क्लास 5 तक के बच्चे होंगे, उन्हें मातृभाषा में, मदर टंग लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में और राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जाएगा, जो कि पहले नहीं था। नई शिक्षा नीति के तहत अब कक्षा 5 तक के बच्चों को, कितने क्लास के, कक्षा 5 तक के छात्रों को मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में और राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जाएगा। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए शिक्षा नीति में और क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। कह रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत, एनईपी के तहत 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा और 3 वर्ष की आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग के साथ एक नया पाठ्यक्रम 5+3+3+4 का स्कूली पाठ्यक्रम शुरू होगा। बच्चों अभी मैं चर्चा कर रहा था कि इससे पहले जो सिस्टम था वो 10+2+3 पर आधारित था। 10 का मतलब हाई स्कूल, 2 का मतलब 12th और 3 का मतलब 3 ईयर की स्नातकी या ग्रेजुएशन। लेकिन अब इस प्रक्रिया को चेंज कर लिया है और इसकी जगह नया स्थान लेगा कौन, 5+3+3+4 का जो पाठ्यक्रम होगा वो मंजूरी लेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि 1 से 12 तक 12 वर्ष और इसके अलावा 3 साल की प्री स्कूलिंग। प्री स्कूलिंग का मतलब है जैसे नर्सरी, जो प्री एकेडमिक सेक्शन होता है बच्चों का, जिसमें एलकेजी यूकेजी की तरह पढ़ते हैं, उसी को। तो 3 साल की आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग और 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 5, 3 8, 3 11 और 4 15 वर्ष और 12 वर्ष और ये 3 साल की आंगनवाड़ी, टोटल कितने हो गया, 15 वर्ष में बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम पूरे तरीके से दिया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा। तो 5+3+4 के स्कूली पाठ्यक्रम पर हमारी नई शिक्षा नीति होगी, जो कि पहले 10+2+3 पर थी, लेकिन अब क्या हो गया है, अब हो गया है 5+3+3+4। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इसी के तहत बच्चों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि नई शिक्षा नीति के तहत
शुरू का जो 5 वर्ष है, ये जो शुरू का 5 वर्ष है, ये जो मैंने पहला 5 वर्ष है, ये क्या होगा? फाउंडेशन स्टेज होगा। क्या होगा? फाउंडेशन स्टेज होगा। शुरू का जो 5 वर्ष है वो फाउंडेशन स्टेज होगा, जिसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली व दूसरी कक्षा के 1 वर्ष होंगे। जो 5+3+3+4 का जो स्कूली पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, इसमें जो शुरू के जो 5 वर्ष है वो फाउंडेशन स्टेज होगा, जिसमें शुरू के 3 साल जो है वो प्री प्राइमरी होगा। इसके अलावा जो 3 साल का होगा, इसके अलावा एक वर्ष के लिए क्लास 1 और क्लास 2 होगा, जो फाउंडेशन स्टेज में शामिल होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये जो क्लास 5 तक का फाउंडेशन स्टेज है, इसके लिए जो करिकुलम तैयार किया जाएगा, इसके लिए जो तैयार किया जाएगा करिकुलम, वो तैयार कराने की जिम्मेदारी किसके द्वारा दी गई है? एनसीईआरटी के द्वारा दी गई है। करिकुलम तैयार करने की जिम्मेदारी जो क्लास 5 तक का फाउंडेशन स्टेज होगा, इसके करिकुलम की जिम्मेदारी किसे दिया गया है? एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाएगा, जो क्या होगा? NCPFECCE। ये ध्यान दीजिए, यही करिकुलम है जो अभी मैं बात बता रहा हूं, यही करिकुलम है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सर्कुलर एंड पेडालॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो 5 साल का वर्ष का फाउंडेशन स्टेज होगा, उसके लिए जो करिकुलम है वो तैयार कौन करेगा? एनसीईआरटी तैयार करेगी। और ये करिकुलम कैसा होगा? तो वो NCPFECCE के आधार पर, अर्थात नेशनल सर्कुलर एंड पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के आधार पर आधारित होगा। अगला जो पॉइंट है वो है कि स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के तौर पर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के तौर पर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के तौर पर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। परख, PARAKH, इसका फुल फॉर्म होगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी। किसके लिए? स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के लिए एक जो है नेशनल असेसमेंट सेंटर खोला जाएगा, जिसका नाम होगा क्या? परख। और परख का फुल फॉर्म है जो है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी नई शिक्षा नीति के तहत। आगे और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आगे, और आगे चलने के बाद जो नई शिक्षा नीति है उसमें और क्या क्या खास बातें हैं, तो एक एक करके समझते हैं। उस पॉइंट के बाद हमने बताया इस नई शिक्षा नीति में जो NEP है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हर बच्चे के लिए 2030 तक, कब तक बच्चों? 2030 तक के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान है। अर्थात जो NEP है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके तहत 2030 तक हर बच्चों तक शिक्षा की पहुंच हो, यह इसका उद्देश्य है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला कि NEP के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत किसको? मेडिकल को और लॉ एजुकेशन को, विधि शिक्षा को, मेडिकल को और लॉ एजुकेशन को छोड़ करके अन्य उच्च शिक्षा के लिए, अर्थात केवल और केवल जो मेडिकल की, चिकित्सा की पढ़ाई है और लॉ एजुकेशन विधि की पढ़ाई है, उसको छोड़कर जो पहले UGC काम करता था वो खत्म हो जाएगा और अब एक नया आयोग बनेगा और उसका नाम है भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग। क्या है? भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे तो HECI का मतलब होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के लिए कौन सा आयोग बनाने का गठन प्रस्ताव किया है? तो भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और जिसमें किन 2 कोर्स को छोड़ा गया है? तो वो एक मेडिकल को और एक लॉ एजुकेशन को छोड़ा गया है।
आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो नई शिक्षा नीति है, एनईपी है, इसमें उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। किसकी? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना जाएगी। यहां पर क्रेडिट से तात्पर्य यह है कि आपने अपनी पढ़ाई में जो पिछले साल जो डिग्रियां हासिल की हैं, जो मानक हासिल किए हैं, जिसमें आपके अंक उच्च स्तरीय हैं, मध्यम स्तरीय, निम्न स्तरीय हैं, उस आधार पर आपका क्या बनेगा? क्रेडिट बनेगा, क्रेडिट स्कोर बनेगा। उस आधार पर आपका आकलन किया जाएगा एनईपी में। तो पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए, उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अगला क्या है? नई शिक्षा नीति के तहत, एनईपी के तहत रिसर्च के लिए, जो रिसर्च के स्टूडेंट होते थे, जो रिसर्च करते थे, जैसे डॉक्टरेट की जैसे पीएचडी डिग्री होती थी या अन्य किसी चीजों पर आपको रिसर्च करना है, तो अब रिसर्च के लिए अमेरिका की तर्ज पर एनआरएफ, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, या एनआरएफ अर्थात नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, वहां पर एनएसएफ है, अमेरिका में नेशनल साइंस फाउंडेशन है, और यहां पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएगा अमेरिका की तर्ज पर राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। किसके लिए? नई शिक्षा नीति के लिए, रिसर्च के लिए। क्या कहते हैं? जो नया आयोग बनाया जाएगा वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, एनआरएफ बनाया जाएगा, जो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन कहा जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें यह है एनईपी के तहत, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों को 15 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से क्या कर दिया जाएगा? ऑटोनॉमस कर दिया जाएगा, अर्थात उन्हें स्वायत्तता प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया। कितने वर्षों में? नई शिक्षा नीति लागू होने के 15 वर्षों में जितने भी विश्वविद्यालय, जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उन्हें क्या कर दिया जाएगा? उन्हें स्वायत्त संस्था प्रदान कर दिया जाएगा, अर्थात उन्हें ऑटोनॉमस कर दिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। अगला, संस्कृत के लिए और भारतीय भाषाओं के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए एक नया संस्थान खोला जाएगा। और वो नया संस्थान क्या है बच्चों? ये देखिए मैं गोला कर दे रहा हूं, IITI। क्या? IITI, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए एक नया संस्थान खोला जाएगा, जो है IITI, अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किसके लिए? संस्कृत के लिए और राष्ट्रीय भाषाओं के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए एक नया संस्थान खोला जाएगा, IITI, अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन खोला जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके तहत, एनईपी के तहत, अगला पॉइंट देखते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत जो क्लास 6 के बच्चे हैं, इनको क्या होगा? बदलने के लिए वोकेशनल कोर्स चलाने का प्रावधान है। क्या चलाने का प्रावधान है? वोकेशनल कोर्स चलाने का प्रावधान है। प्रश्न पूछ सकता है कि नई शिक्षा नीति के तहत किस कक्षा के बच्चों से वोकेशनल कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे? तो क्लास 6 तक के बच्चों से के लिए बाद वोकेशनल प्रोग्राम चालू किया जाएगा। और कक्षा 9 से लेकर के 12 तक में सेमेस्टर परीक्षाओं का प्रावधान है। किस लिए? क्योंकि बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। और जो प्रश्न पत्र होंगे वो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप से भी होंगे। ठीक है, दोनों तरीके से होंगे प्रश्न पत्र। 9 से 12 तक के बच्चों को बोर्ड परीक्षा, हाई स्कूल में जो बोर्ड परीक्षा होती है या 12 की परीक्षाएं होती हैं, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे भयभीत हो जाते हैं। इसके लिए एक कदम उठाया गया है कि अब इनकी परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज कराई जाएंगी तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए जाएंगे, साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए जाएंगे उसके साथ ही साथ, ताकि बच्चों का प्रेशर क्या हो सके? कम हो सके। आगे बढ़ते हैं। इस नई शिक्षा नीति में और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है ये देखते हैं। अगला पॉइंट बच्चों, IIT जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है मेडिकल है, IIM मैनेजमेंट है, सॉरी माफ कीजिएगा, IIT और IIM की तर्ज पर जो है एक नया यूनिवर्सिटीज खोलने का प्रावधान है। और वो यूनिवर्सिटीज है मल्टी डिसिप्लिनरी। अगर यहां पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसका मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी। यहां मैं लिख दे रहा हूं मल्टी
डिसिप्लिनरी। आईआईटी और आईआईएम की तरह मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी किसकी स्थापना की जाएगी? मेरूज की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं रेड पेन से अंडरलाइन कर रहा हूं। मेरूज, MERUS, फुल फॉर्म मेरूज का होगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ठीक है, आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर कौन सा एक नया संस्थान बनेगा? वो है मेरू, MERU। मेरू की स्थापना मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नई शिक्षा नीति का। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल लर्निंग के मद्देनजर। डिजिटल लर्निंग का मतलब है ऑनलाइन कोर्स, जो डिजिटल तरीके से कराया जाए, ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन पढ़ाई, इन सब चीजों के मद्देनजर डिजिटल लर्निंग के मद्देनजर नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी। किसकी? NTF। किसकी? नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी, नेफ्ट की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, डिजिटल लर्निंग के मद्देनजर नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम या NEFT का गठन किया जाएगा। यह नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला है NEP के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का मतलब यह है, मल्टीपल का मतलब होता है बार बार आप एंट्री ले सकते हैं और जब चाहें तब आप छोड़ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पॉइंट है बच्चों। जैसे कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जैसे ग्रेजुएशन में आप 1 साल पढ़िए तो आप 1 साल का भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, 2 साल का भी कर सकते हैं, 3 साल या 4 साल का भी कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रावधान है। जैसे आप 1 साल का ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी और 3 या 4 साल का करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। अर्थात इससे उन बच्चों का प्रेशर कम होगा जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे। अब बच्चे जितनी पढ़ाई करेंगे उनकी मानक के हिसाब से उन्हें डिग्री प्रदान करेगी। इससे क्या होगा कि जो ड्रॉप आउट रेशियो है, अर्थात विद्यालय छोड़ने का जो रेशियो है वह कम होगा और सभी लोग साक्षर होंगे अपनी योग्यता के आधार पर। यही है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। इसमें बताया है कि नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें यदि आप 1 साल में पढ़ाई करते हैं उच्च शिक्षा में, छोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 साल, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 1 साल पर आपको क्या मिलेगा बच्चों? 1 साल पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और 2 साल पे आपको क्या मिलेगा? 2 साल में आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी और 3 से 4 साल में आपको क्या मिलेगा? डिग्री मिलेगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ड्रॉप आउट रेशियो में कमी आएगी। ड्रॉप आउट रेशियो का मतलब विद्यालय छोड़ने का जो अनुपात है उसमें क्या आएगा? कमी आएगा। अगला पॉइंट बढ़ते हैं, NEP में अगर कोई छात्र एक साथ 2 कोर्स करना चाहे तो भी कर सकता है, बस उसे पहले कोर्स में ब्रेक लेना होगा और कोर्स पूरा होने के बाद उसे फिर से जारी रखा। जैसे नई शिक्षा नीति के तहत, जैसे मान लीजिए कि आप किसी जगह पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आपने 1 साल किया, 2 साल किया, अचानक से आपको नया कोर्स करना है, तो आप उस ग्रेजुएशन के कोर्स में पर्टिकुलर ब्रेक ले सकते हैं और ब्रेक लेने के बाद आप दूसरा कोर्स कर सकते हैं। जब वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन आकर के फिर से ग्रेजुएशन का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, वो आपका पूरा हो जाएगा। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति में यदि कोई छात्र एक साथ अब 2 कोर्स करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, नई शिक्षा नीति के तहत क्या किया गया? नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल के कोर्स को समाप्त कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो एमफिल का कोर्स होता है अब उसे क्या कर दिया गया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। अर्थात अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधे PhD में एडमिशन ले सकते हैं, सीधे PhD कर सकते हैं। एमफिल करने की अब आपको जरूरत नहीं होगी। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से कि नई शिक्षा नीति के तहत किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है, तो वो एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है और बाद में आप सीधे किस में एडमिशन ले सकते हैं? अब आप बाद में सीधे PhD में एडमिशन ले सकते हैं। और अब बच्चों जो कॉलेज की डिग्री होगी, जो उच्चतर शिक्षा में कॉलेज की डिग्री होगी, जैसे ग्रेजुएशन होगा, वह भी अब 4 साल का हो जाएगा। यदि आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको अब पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात MA करने के लिए केवल और केवल 1 साल ही देना
पड़ेगा उच्च शिक्षा के लिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कॉलेज की डिग्री अब 3 से 4 साल की हो जाएगी और 4 साल वाले छात्र सीधे 1 वर्ष में क्या कर सकते हैं, सीधे 1 वर्ष में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति आधुनिक शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्का साबित होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन होने वाला है। और इसमें और भी पॉइंट है, जैसे कि अब जो बीएड आप कर रहे हैं तो अब बीएड आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। इंटर के बाद बीएड करने के बाद 4 साल का बीएड हो जाएगा और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आपका बीएड कितने साल का हो जाएगा, 1 वर्ष का बीएड हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, इसे जमीन पर उतरने में अभी समय लगेगा। हालांकि न्यूज ऐसी करंट में आ रही है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला जो पहला राज्य बनने जा रहा है वो कर्नाटक बनने जा रहा है। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य बनने जा रहा है नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य। बच्चों आपसे अपील करूंगा कि ये नई शिक्षा नीति के तहत मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न पूछा जाएगा। हमने आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक जानकारी बताई कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसकी समिति का गठन कैसे हुआ और यह भारत में तीसरी शिक्षा नीति है। पहला 1968 में प्रस्ताव, 1986 में दूसरा, 92 में इसमें कुछ संशोधन हुए और तीसरा 34 साल बाद 2020 में आ गया है। और अब भारत के नए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी होंगे, जो कि आपको पहले ही मैंने वीडियो में बता दिया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो 1985 में 26 सितंबर को गठन हुआ था, अब उसका नाम बदल करके केवल और केवल क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। बच्चों अगर पसंद आया तो आप कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।